सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश तब्दीली भी डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। आज हमारे पास एक्सक्लूसिव मेहमान हैं सरबराह मुस्लिम लीग ज़िया के जनाब एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू। आ रही है आवाज़ आपकी। अच्छा सर, मैं सबसे पहले आपसे, जाहिर है आप बैनुल-अक़वामी सूरत हाल को और पाकिस्तान की सूरत हाल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आज से नहीं काफ़ी अरसे से। इस वक्त एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान में हो रही है और वो है शंघाई ताउन तंजीम। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो है, मैं ज़ाहिर है इस वक्त दूर बैठा हुआ हूँ कि चीन के वज़ीर आज़म भी और रूस के सरबरा भी आ चुके हैं या आने वाले हैं, और कई अहम तरीन लोग और भारत के वज़ीर ख़ारजा भी आने हैं। तो इस कॉन्फ्रेंस की जो है वो आप क्या समझते हैं, इसकी कितनी अहमियत है, और पाकिस्तान ने जो इसकी मेज़बानी की है इस लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए कितना अहम है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब के मौजूदा सूरत हाल में जबकि आपके दुश्मन आपको मतलब लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से परेशान किए हुए हैं, जैसा कि अभी हादसा पेश आया कराची के अंदर और इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान में और दीगर जगहों पे। वो उनकी ये कोशिश ये है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से डिस्टेबलाइज़ करें और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आ रही है उसको रोका जा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान मतलब इकॉनमी के लिहाज से और दीगर वजूहात से काफ़ी स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इसको भी बड़ा रुकावटें डालने की कोशिश की गई, मतलब लोगों को डराया गया, धमकाया गया, और ये जो चाइनीज़ पे हमला था वो इसीलिए करवाया गया था कि किसी तरीके से जो मेन लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको किस तरह से रुकवाया जाए। लेकिन ये चाइनीज़ वज़ीर आज़म का आना, रशिया के वज़ीर आज़म का आना और दीगर वज़ीर आज़म का SCO की इस मीटिंग में आना, ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि कदम है पाकिस्तान का टू मूव फॉरवर्ड। और उसके साथ साथ आज जो वफ़द आया हुआ था, कल जो वफ़द आया सऊदी अरेबिया का, जिसने बहुत से MOU साइन करने हैं, और मेरे ख़्याल में अब वो बहुत सीरियस हैं क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वहाँ के क्राउन प्रिंस जो सऊदी अरेबिया के वलीअहद जो हैं, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात जो है वो बनाए जाएँ। और डॉक्टर साहब, मैं वैसे ये कहने में मुझे कोई हार नहीं, इनिशियली 2 अरब की सरमायाकारी है, और उसके अलावा कुछ ऑयल भी क्रेडिट पे पाकिस्तान को दे रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट फिगर पता नहीं है, लेकिन वो भी 1 अरब के गिरदोनवा की जो बात सुनी गई है कि वो भी पाकिस्तान को एक बड़ा कंफर्ट मिलेगा उससे। देखें, पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है, पोजीशन है, उसकी वजह से दुनिया पाकिस्तान को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन पाकिस्तान उतना ही उजागर हो जाता है। अब मौजूदा सूरत हाल में भी जो कुछ आप देख रहे हैं गज़ा में हो रहा है, जो इज़राइल वहाँ पर कर रहा है, और जिस तरह दीगर ईरान और इज़राइल के मामलात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, तो सऊदी अरेबिया भी एक किस्म का बीच में इसके सारे मसले के बीच में आया हुआ है। पिछली जो APC की मीटिंग हुई है अभी हालिया दिनों में, मैं APC की मीटिंग में जाऊंगा, आपसे बात करूंगा और दीगर इश्यूज पे भी। लेकिन सर, यहाँ एक सवाल ज़रूर मैं पूछना चाहता हूँ। किसी मुल्क की बका के लिए डेफिनेटली ये तो अल्लाह ताला का इख्तियार होता है, और पाकिस्तान का वजूद भी की क्रिएशन भी अल्लाह की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतों के साए में ये मुल्क आज़ाद हुआ है। सर, किसी भी मुल्क की मजबूती और ऐसे मौके पे जब इस वक्त दुनिया जो है वो बहुत अहम तरीन क्राइसिस को फेस कर रही है, और हम देख रहे हैं लबनान का अशर भी, इराक़ का अशर भी, शाम का अशर भी, और उन मुल्कों का अशर जहाँ फ़ौज को पहले कमज़ोर किया गया, इंटरनली कमज़ोर किया गया, एक्सटर्नली कमज़ोर किया गया, और एक अवाम और फ़ौज के दरमियान
डिस्प्यूट्स पैदा किया गया, इख्तलाफ पैदा किया गया, फ़ौज को कमज़ोर किया गया और फिर उसका असर देख रहे हैं। आप क्या समझते हैं सर कि किसी भी मुल्क की मजबूती के लिए और उसके स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए और आइंदा आने वाली पॉलिसीज़ के लिए, चाहे वो मुआशी हो, सियासी हो, समाजी हो, आइनी हो, कुछ भी हो, उसमें एक मजबूत फ़ौज का कितना किरदार होता है? क्योंकि आप तो सर आर्मी चीफ के साहबजादे भी हैं, बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा है। देखिए, अगर आपका दिफा कमज़ोर है ना तो आप का कोई चीज़ भी मजबूत नहीं है। अगर आपका दिफा मजबूत है तो आप हर लिहाज से मजबूत हैं। ये एक बड़े अफसोसनाक बात है और आपने बहुत से मुल्कों का जिक्र भी कर दिया जहाँ पर फ़ौज कमज़ोर हुई और उसके बाद वहाँ पर अब सूडान में देख लें आजकल क्या हो रहा है, यानी मलेशियाज़ ने टेक ओवर कर लिया वहाँ पर। हमारे यहाँ भी यही ख़दशा पेश किया जा रहा था, 80,000 लोगों की जब जानें कुर्बान हुई कि जी बड़े बड़े सियासतदान खड़े होकर पार्लियामेंट के अंदर ये कह रहे थे कि जी मरगला की पहाड़ियों पे तो पहुंच चुके हैं, अब कब आप अपनी आंखें खोलेंगे और कब इनको पीछे धकेलेंगे। तो जब उनको पीछे धकेलने की बारी आई तो फिर तरह तरह की जो है आवाज़ें उठनी शुरू हो गई वहाँ से। और ख़ास तौर पर इस वक्त आपके जितने दुश्मन हैं उसमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को पता है कि आपका कौन आपका दुश्मन है। और उनकी पूरी ये कोशिश है, क्योंकि 5th जनरेशन वॉरफेयर है ही ये कि अवाम के और अदारों के दरमियान आप एक ऐसा खलीज पैदा कर दें जिससे कि आपके इदारे जो हैं वो कमज़ोर हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इस वक्त बका जो है वो अपने दफा पर है और अपने कैपेबिलिटी पे, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे है, जो आज हमें, और अगर खुदा न खास्ता ये दो चीज़ें हमारी कमज़ोर होती तो कब का हमारा दुश्मन जो है हमारे ऊपर से गुजर गया होता और हमें पता भी ना लगता। अब देख लें बड़े बड़े मुल्क जो कि अरूज पे थे, आज उधर क्या हो रहा है, आज लबनान में क्या हो रहा है, आज गज़ा में क्या हो रहा है, आज सीरिया में क्या हो रहा है। अब इराक़ को निशाना दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है, ईरान और इज़राइल के बीच में एक तनाज़ा। इस सिचुएशन में पाकिस्तान की एक मरतबा फिर मैं समझता हूँ अहमियत कम से कम मुस्लिम ममालिक के अंदर ये हो गई है, और वो ये वजह है कि आपका दफा इतना मजबूत है कि आप अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को भी सहारा दे सकते हैं। जैसे हमारा रहा माजी के अंदर जॉर्डन के साथ ताल्लुक़ रहा, कुछ 67 की वॉर में हमने सीरिया की हेल्प की, सऊदी अरेबिया में हमारी आज भी हमारी अच्छी खासी अफवाज और रहील शरीफ साहब वहाँ बैठे हुए हैं। वो कभी हमारी अहमियत कम हो जाती है, कभी हमारी अहमियत बढ़ जाती है। और आजकल पाकिस्तान की अहमियत मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का करम है पाकिस्तान के ऊपर और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिस लिए पाकिस्तान बना, जिस मकसद के लिए बना, कि इसकी अहमियत जो अल्लाह ताला ख़ुद ब खुद उजागर कर देता है। इसके बावजूद कि हम आपस में इतने गिर चुके हैं कि हम नहीं देखते कि पाकिस्तान के मफाद में क्या, हम ये देखते हैं हमारे मफाद में क्या, हमारी सियासी जमात के मफाद में क्या है, मैं किस तरह से जल्दी से कुर्सी पे बैठ जाऊँ, मुल्क बचे या ना बचे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि अगर हमारी फ़ौज है तो जो कुर्बानियाँ वो दे रहे हैं हमारे सामने है, तो हम सुकून से सो रहे हैं। और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आ जाए जिस तरह के पाकिस्तान भी उसी तरह से मुश्किलात का शिकार हो जाए जिस तरह के दीगर इस्लामी ममालिक हैं। APC फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए थी, इसका इम्पेक्ट ज़ाहिर है, एक तो मैं पूछूंगा। दूसरा, एक सियासी जमात, एक बड़ी सियासी जमात जो PTI है, तहरीक इंसाफ है, उसने इसका बाइकाट किया। एक तरफ तो ये है सर कि ये नेशनल इशू था, ये पाकिस्तान का इशू था, ये किसी हुकूमत का इशू नहीं था, ये किसी सियासी जमात का इशू नहीं था। एक दूसरा, ये जो कॉन्फ्रेंस है, शंघाई तंजीम, ताउन तंजीम, ये भी शायद नेशनल इंटरेस्ट है, ये पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जीत है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है और इतने बड़े सरबराहान, इंक्लूडिंग 10 साल बाद जयशंकर यानी वज़ीर ख़ारजा आपके भारत भी आ रहे हैं और बड़े बड़े अहम सरबराह आ रहे हैं। ऐसे मौके पे इमरान खान का जो है वो आपके डी चौक में जहाँ ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, एहतजाज और उसके बाद PTI का वहाँ पर यलगार, तो ये दोनों अमल को जो इमरान खान साहब ने APC में शिरकत नहीं की और दूसरा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान डी चौक पर जो एहतजाज रखा, इसको आप कैसे देखते हैं सर?
देखिए, ये मैं समझता हूँ कि बहुत नादानी वाली बात है, इमेच्योरिटी की बात है। हकीकत में मेरी हमदर्दियाँ भी जो अंडरडॉग होते हैं उनके साथ अमूमन होती हैं, लेकिन देखें जब पाकिस्तान की बात आ जाए ना तो बाकी सारी चीज़ें पीछे चली जाती हैं। आपका इक़्तिदार, आपकी कुर्सी पाकिस्तान की वजह से, आपकी वजह से पाकिस्तान नहीं है। तो एक तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की कि ये इस किस्म की कॉल्स देकर कि डी चौक पहुँच जाओ और ये करो और वो करो। चलें, वो आए और फिर हुकूमत का काम है उनको रोकना, उन्होंने रोका, कोई थोड़ी सी बहुत गड़बड़ भी हुई, लेकिन APC के अंदर ना आना मुझे समझ नहीं आई कि क्यों। ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है, ये देखें ना, मुझे भी बहुत से एतराज़ात हो सकते हैं, नज़रियाती इख्तलाफ भी हो सकता है। मैं भी कहता जनाब क्योंकि पीपल्स पार्टी है वहाँ बैठी हुई है, मेज़बानी कर रही, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ, लेकिन मैं गया वहाँ पर। स्पेशल कमेटी के अंदर हम सब सारे बैठे हुए हैं। तो जब यहाँ अगर आप बैठ सकते हैं तो वहाँ जब सारी जमातें वहाँ आई हुई हैं, जमात इस्लामी भी आई हुई है पाकिस्तान की खातिर, फ़लस्तीन की खातिर, गज़ा की खातिर, वहाँ के शहीदों की खातिर, तो आपको आने में क्या हर्ज था? यानी आज स्पेशल कमेटी में भी तो आप बैठे हुए ना, जहाँ के चेयरमैन खुर्शीद शाह साहब हैं, बिलावल भुट्टो आते हैं वहाँ पर इसाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वहाँ पर सारी जमातों की नुमाइंदगी है। तो वहाँ जाकर आप बैठ सकते हैं। और जब पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने की बात है, जहाँ से आपने एक पैगाम देना है मगरब को भी और मुसलमानों को भी कि देखो यार, हम ये 7 तारीख़ का जो 7 अक्टूबर का दिन है, 1 साल पूरा होने को आ रहा है, कि इसमें हम उनके साथ इज़हार हमदर्दी करें। बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर मैंने अपनी तजवीज़ जो दी थी, और मेरे बाद और भी लोगों ने तजवीज़ दी कि पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इनिशिएटिव लेना चाहिए, डेलीगेशन बनानी चाहिए, मुस्लिम ममालिक में भेजना चाहिए, यूरोपियन यूनियन में भेजना चाहिए, UK में भेजना चाहिए, अमेरिका में भेजना चाहिए। जो कहते हैं कि जॉइंट पार्लियामेंटेरियंस की कमेटीज़ बना के भेजनी चाहिए। तो माजी के अंदर भी देखें पाकिस्तान ने ये बड़ा किरदार अदा किया है। अगर आपको याद हो, जब ईरान इराक वॉर हो रही थी तो OIC में जो कमेटी बनी थी इनकी सुलह कराने के लिए, उसमें सदर पाकिस्तान जनरल ज़ियाउल हक जो थे उसके मेंबर थे, और उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया था उसके अंदर। फिर गल्फ़ वॉर के अंदर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा किरदार अदा किया था कि लड़ाइयाँ चल रही थी और मिज़ाइल चल रहे थे, और उसके दरमियान से उन्होंने कई मुल्कों का जो है वो दौरा किया था। तो उसमें भी पाकिस्तान ने बड़ा अपना किरदार अदा किया। इसमें भी पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है, मतलब उनको कुछ सामान तो पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हों और बायपार्टिजन डेलीगेशन क्या वजह है, मुझे ये बताइए तो क्या वजह है? क्योंकि एक इल्ज़ाम तो सरेदस्त हर जगह से आता है सर, PTI पे, तहरीक इंसाफ पे। अगर फ़र्ज़ कीजिए मुझे किसी चीज़ पे इल्ज़ाम आए तो मैं तो और कॉन्शियस हो जाऊं उन चीज़ों से जिनका मेरा ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इल्ज़ाम फिट किया जाता है। अभी इजरायली अखबार ने भी, यरूशलेम पोस्ट ने भी इमरान खान के हवाले से जो बातें लिखी, पाकिस्तान के किसी भी लीडर्स के हवाले से, हुक्मरान के हवाले से इतनी सपोर्टिव बातें नहीं लिखी। एक इल्ज़ाम ये है। फिर आपके ऊपर वैसे ही इल्ज़ाम होता है कि आप फलां एजेंट हैं, ये हैं, आपका अमल है, CPEC को आपने नुकसान पहुंचाया। आजकल मुआशी इस्तेहकाम की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, तो जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं बैरूनी ताकतों की बुनियाद पर, उसमें TTP शामिल है, उसमें BLA शामिल है, उसमें एक PTM भी शामिल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि PTI का अमल भी सियासी अदम इस्तेहकाम का हिस्सा बन रहा है। तो आप क्या समझते हैं सर कि क्या वजूहात है कि PTI ने इस अहम तरीन APC में जो नेशनल इंटरेस्ट था, जिसके बारे में आपका तफसीली मौक़िफ़ आया है, नहीं किया? क्या फिर उन लोगों ने, जो लोग इन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बैरूनी ताकतों को की सपोर्ट होती है, जैसे मैंने आपको इजराइल के अखबार का बताया, यरूशलेम पोस्ट का बताया, तो आप समझते हैं कि क्या वहां से प्रेशर है PTI पे कि आप ये शामिल ना करें? देखें, प्रेशर तो पता नहीं कहाँ से, लेकिन मैं एक बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कमेटीज़ के अंदर बैठे होते हैं, जैसे कि ये स्पेशल कमेटी में आज भी मीटिंग हुई है, कल भी मीटिंग होगी, और ये चलता रहेगा जब तक कि ये अमेंडमेंट थ्रू नहीं होती, उसमें एक अच्छे माहौल के अंदर, और मैं समझता हूँ एक मंजे हुए सियासतदानों की तरह
एक मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह वो बैठ कर वहाँ गुफ्तगू भी करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। अब जमातें ऐसी भी थी वहाँ जिनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल APC में अपना एक बिल्कुल अलग ही उन्होंने किबला बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी बात की वहाँ पे। और इसी तरह PTI भी वहाँ आना चाहिए था। मैं तो समझता हूँ बहुत आना चाहिए था, वो एक अलग बात है। मैं पूछ रहा हूँ अंदर भी इसका अच्छा तासुर है। अभी तो मुझे आप ये बताएं कि क्या उन बातों की कोई एस्टेब्लिश नहीं होता है? आप खुद कर रहे हैं कि आप इतनी अहम तरीन नेशनल इश्यूज पे, पाकिस्तान इश्यूज पे आप शामिल नहीं हो रहे। तमाम अपने आप तहफ़्फ़ुज़ात रिकॉर्ड कराते, लेकिन आप शामिल तो होते। अब मैं आता हूँ एक बहुत ही अहम इश्यूज पे, और वो ये है सर कि इस वक्त जो है वो कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ है, मकबूजा कश्मीर में, वैसे तो ओवरऑल इंडिया में नरेंद्र मोदी और BJP को जो उनका दावा था 2/3 का वो नहीं मिला, लेकिन मकबूजा कश्मीर में उनको बुरी तरह इबरतनाक शिकस्त हुई। और ये 2019 में जो खुसूसी हैसियत आपके कश्मीर का को दी थी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, पार्लियामेंट ने कानून साजी की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी साहब की सुपरविजन में ये बहुत बड़ा एक घपला किया गया, गैर कानूनी काम किया। अफसोस की बात है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको इस्टेब्लिश किया, लेकिन मकबूजा कश्मीर की आवाम ने बहुत बड़ी तादाद में इस खुसूसी हैसियत को जो है वो, और नरेंद्र मोदी की इक़दामात और पॉलिसीज को रद्द कर दिया। काफी बड़ी शिकस्त हुई है सर। रेफरेंडम था, मैं समझता हूँ ये एक रेफरेंडम था, और उन्होंने उसकी अक्कासी की है, उन्होंने अपने जज्बात की अपनी तर्जमानी की है, और उनको एक पैगाम दिया उनको कि देखें, हमें आप सब्जुगेट नहीं कर सकते, जितनी मर्ज़ी आप आईनी तरमीम कर लें, हम यहाँ पर हैं और हम खड़े हुए हैं। और 1988 के बाद आपने देखा कि 1988 के बाद जब उन्होंने स्टैंड लिया तो ये सारा इंडिजिनस था, जो जद्दोजहद थी, जो मुहिम थी, और या उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक़ है। और हद खुद जो कहते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन, देखें अक़वाम मुत्तहिदा भी अभी गाज़ा के हवाले से जो कुछ हो गया वहाँ, और कश्मीर के हवाले से जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन के हवाले से जो हो रहा है, लेकिन ईस्ट तिमोर हो या सूडान हो, तो वहाँ पर तो फ़ौरन इम्प्लीमेंट हो जाती हैं चीज़ें, चाहे बैरूनी ताकतें आके करवाएं। और जब यहाँ पे बात आती है मुसलमानों की या कश्मीर की या फ़लस्तीन की, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि आप स्ट्राइक्स करें। और जो आजकल वो एक कैंपेन भी चल रही है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की, तो एक से बढ़कर एक कोशिश कर रहा है कि वो इसराइल की हमायत हासिल करे। और ट्रंप ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनको अमेरिका को चाहिए कि जाकर उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला करें। अब ये देखें ना, ये मतलब चीज़ें जो हैं, ये आपने जो कहा, ये कश्मीर के जो कब तक आप उनको दबाते रहेंगे, कितने लोगों को आप शहीद करेंगे। और इसी तरह फ़लस्तीनियों ने भी कुर्बानियाँ दी। अभी एक साल में क्या इजराइल ने कर लिया, कम से कम वो मिथ तो तोड़ दी ना उनकी। ईरान ने हमला किया, मैं तो कहता हूँ मुझे बड़ी इस बात पे एक खुशी हुई है, खुशी इन द सेंस कि एटलीस्ट उन्होंने वो मिथ तो तोड़ दी, जो मिथ थी कि ये इनविंसिबल है, ये डोम बनाया हुआ है, कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता, कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि हमला करे। और मैं समझ रहा हूँ कि इजराइल जो है वो जिस हद तक आगे बढ़ रहा है, खुदा न खास्ता ये बात अगर आगे बढ़ी तो ये सारे ख़ित्ते को लपेट में ले लेगी। और डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज यहाँ बैठ कर कल को आप मेरी बात को याद करेंगे कि छोटे ममालिक जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे थे, एक के बजाय 10 कदम बढ़ा रहे थे, सबसे ज़्यादा मसला उनके लिए क्रिएट होगा। नाज़रीन, यहाँ रोकिए, एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी एजाज साहब। ईरान ने तो चले सर अपना एक दिखाया, इसी तरह यमन है, इसी तरह दूसरे ममालिक हैं जो कि छोटे ममालिक हैं, वो तो रजिस्ट कर रहे हैं। लेकिन OIC के 57 ममालिक में से अगर कोई 2 ही ममालिक बड़ा खड़ा हो जाए इसराइल के हवाले से, तो उसकी ठीक है, इसराइल की फ़ौजी ताकत बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसके पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई है, उसको सुपर पावर की फुल सपोर्ट है, यूरोप की कई कंट्री की उसको सपोर्ट है। लेकिन पाकिस्तान इंक्लूडिंग जो है वो 57 इस्लामी ममालिक में से
कोई 4-5 ममालिक भी अगर शट अप कॉल दे दें जिस तरह आपके ईरान ने दिया, तो मेरा ख्याल है इजराइल की जरूरत नहीं होगी कि वो फ़लस्तीन की तरफ आंख उठा के देखे। लेकिन अफसोस है सर, ये ओआईसी जो है वो इन मामलात में बिल्कुल ज़ीरो होती है सर। मैंने डॉक्टर साहब उस दिन अपनी तजवीज़ में ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शुड टेक द इनिशिएटिव, और वो पर्सनली इस डेलीगेशन को लीड करके बड़े मुस्लिम ममालिक के पास जाएँ। सब नहीं इकट्ठे होंगे क्योंकि अपने अपने मफादात हैं, लेकिन जो इकट्ठे हो जाएं, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो जुर्रत से कहें कि हम जाएंगे गाज़ा, जाकर हम देखेंगे, हम उनसे मिलेंगे, वहाँ जाके हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अमन हो जाए, तो किस मुंह से वो उनको मना करेंगे? तो कम से कम एक पैगाम तो हम दे सकते हैं। आप देखें कि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान तो चलें, अवाम भी घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, उनको भी इन्होंने बड़ा दबाया हुआ है। आप अमेरिका को देख लें, बरतानिया को देख लें, यूरोपियन यूनियन को देख लें, जितनी हुकूमतें उसको दबा रही हैं, उतने अवाम मिलियंस की तादाद में बाहर निकल रहे हैं उनके हक में, और बाहर निकल रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इवन के पुरमन यहूदी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है जो गजा में जुल्म हो रहा है, क्योंकि वह जेनोसाइड। मैं जरा मुल्क की सियासत पे आ जाता हूँ। ये आपको अली अमीन गंडापुर जो एक वजीर आला हैं, एक सियासी जमात के सरबराह हैं, वो सारा वक्त यलगार करते हैं, धमकी देते हैं, कभी कहते हैं 15 दिन के अंदर छोड़ दो वरना तबाह कर दूंगा। फिर उनके पिछले एक्ट आपने देखे जो भी रहे, फिर सूबे का हाल देखें, सारे वसाइल उन्होंने पीटीआई जलसे जुलूस में लगा दिया है, फिर गायब हो जाते हैं, फिर धमकियां देते हैं। तो क्या ये एक वजीर आला को ये ज़ोब देता है? और उनकी जिस किस्म की भी एक्टिविटीज़ है, उनकी एक्टिविटीज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या ये एक वज़ीर आला का काम है कि वो अपने सूबे के मसाइल को हल करे, ना कि सूबे के तमाम वसाइल अपनी पार्टी को के गैर ज़रूरी और मैं समझता हूँ कि गैर संजीदा एक्टिविटीज़ में लगा दे? देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब। ये पीटीआई को ये चाहिए था, अली अमीन गंडापुर और उनकी जो कबीना है, उनके पास एक बहुत भारी अक्सरियत है वहाँ। मेरा ख्याल है 2/3 अक्सरियत होगी केपीके के अंदर। वो ये वक्त जो इन कामों में लगा रहे हैं, अगर इतना ही वो अपनी पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करके उनके मसाइल को दूर करने में लगाते, तो मैं समझता हूँ कि इनकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़नी थी। माजी में इन्होंने गलतियाँ की, जिस तरह के इनको मना भी किया। मैंने ख़ुद पर्सनली खान साहब को कहा था कि आप पंजाब की हुकूमत ना तोड़ें, मरकज़ की तो आपने हमसे मिलने से पहले तोड़ दी थी, कि पंजाब की हुकूमत ना तोड़ें, कि अगर 100% 110% आपको पता है कि इलेक्शन हो जाएगा, तोड़ दें, और अगर 1% भी अगर चांस लग गया दूसरों का, तो फिर आप लोगों की शामत आ जाएगी। वही हुआ। अब ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इनके पास एक बड़ा सोने की चिड़िया है, इन द सेंस सोने की चिड़िया टू सर्व द पीपल। और वो ये अपनी कारकर्दगी दिखाकर मतलब ये बता सकते थे कि देखें जी, ये पीटीआई की हुकूमत है और हम सबसे मुनफरिद और सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, और वहाँ उल्टा हो रहा है बिल्कुल। आप वहाँ उसके फायर ब्रिगेडें लेकर, सरकारी बाउज़र लेकर, पानी के गाड़ियाँ लेकर, और आप यलगार कर रहे हैं, और फिर आप जाकर मिल भी अफराधी कुव्वत भी सर, मुझे बड़ी सरकारी अफराधी कुव्वत को भी लेकर, जो पुलिस के लोग हैं, कमांडोज हैं। और अब ये अगली गलती मैं आपको बता दूं कि जिस तरह उस वक्त मैंने इनको कहा था ना कि अपनी हुकूमत ना तोड़ना, पंजाब के अंदर मुश्किल आ जाएगी, और अगर इनकी हुकूमत होती तो बहुत फ़र्क पड़ना था। और अगर पार्लियामेंट को भी ना तोड़ते, ये नेशनल असम्बली को भी, तो हो सकता था कि पीडीएम के बाद इनकी दोबारा हुकूमत आ जाती, क्योंकि बहुत थोड़ा फ़र्क था वोटों का। आज अगर इन्होंने इसी तरह यलगार करते रहे, और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जमहूरी तौर पे नहीं होना चाहिए, अगर वहाँ पे गवर्नर्स रूल लग गया, फ़र्ज़ करें किसी तरीके से भी लग गया, और इनकी पीटीआई की हुकूमत वहाँ ख़त्म हो गई, तो कल इनके लिए एक इतनी मुश्किलात सामना करना पड़ जाएगा। अब तो कम से कम यह है कि लोग वहाँ चले जाते हैं, सरकारी मेहमान बन जाते हैं, अगर कहीं से बेलें लेनी होती हैं तो एक प्रोटेक्शन मिल जाती है, तो फिर तो ये बिल्कुल बस खुले आसमान के नीचे आ जाएंगे, और वो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा सोच समझ कर ये बाहर जो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं उनका, आपने बड़ी अच्छी बात की कि पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत है, बलूचिस्तान में एक लिहाज से
इत्तेहादी हुकूमत है, वहाँ मेन पंजाब में PMLN की है, सिंध में जो है वो पीपल्स पार्टी की है, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की है। ऐसे मौके पे सूबों के अगर अली अमीन गंडापुर साहब अपनी पूरी एनर्जी, पूरी PTI सूबे को तरक्की में और आवाम के मसाइल हल करने में देती, तो एक कंपैरिजन भी दे सकती थी कि दूसरे सूबों के मुकाबले में हमने KPK को कहाँ खड़ा कर दिया। और आइंदा आप अवाम को, पूरे पाकिस्तान की अवाम को ये कह सकते थे कि हम सही क़यादत के लायक है। जब हम सूबा उठा सकते हैं तो हम पूरा पाकिस्तान भी उठा सकते हैं। लेकिन अफसोस है, एक बहुत अहम स्टेटमेंट है, मैं चाहता हूँ उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँ कि ये क्या है सर, ये KPK का एक अली अमीन गंडापुर और KPK हुकूमत का तर्जुमान ये कहता है जयशंकर से, जो भारतीय वजीर खारजा है, कि आप PTI के वर्करों का जलसा अटेंड करें। सब मेरा दो सवाल है सर कि इस स्टेटमेंट को आप क्या मायने देंगे, एक, और दूसरा ये कि क्या ये फॉरेन मिनिस्टर आकर PTI के कारकुनों को वजारत खारजा की कारकर्दगी और उसकी कामयाबी का तरीक़ेकार और फॉरेन अफेयर्स और इन चीज़ों के ऊपर लेक्चर देता? देखिए, वो मेरा ख्याल है कि उसके स्लिप ऑफ टंग थी या मजाक में कह दिया होगा। जयशंकर एक मैच्योर मंजे हुए फॉरेन मिनिस्टर हैं। हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन उनकी मैंने कई इंटरव्यूज़ वगैरह सुने और जिस तरह से वो डिप्लोमेसी में, आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी, आई थिंक ही इज़ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट इन दैट। और पिछली दफ़ा जब हमारे वज़ीर ख़ारजा गए थे बिलावल भुट्टो वहाँ पे, तो उनको उन्होंने सही तरीके से मिले भी नहीं थे उनको, और वो एक अच्छा पैगाम नहीं किया था हिंदुस्तान की तरफ से, चाहे वो अपनी तरफ से कह रहे हो कि हमने स्नब किया है। तो पाकिस्तान को जब वो आए तो मैं समझता हूँ कि कम से कम अगर एक बहाना है, SCO का बहाना है, जिसके बावजूद कि कश्मीर का मसला बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो जज्बात हमारे भी बड़े इस किस्म के हैं, लेकिन मेहमान नवाजी हमारा काम है। और यहाँ पे फिर पॉलिटिकल पार्टी का जलसा कर अपना मजाक उड़ा रहे हैं ना आप, कि आप एक दुश्मन मुल्क के वज़ीर ख़ारजा को कह रहे हैं कि आकर हमारे इसको करें। और मेरा ख्याल है उन्होंने मजाक में कह दिया सर, मजाक आप इसको मजाक कहते हैं सर, आप इसको स्लिप ऑफ टंग कहते हैं। एक ऐसा आदमी जो तर्जुमान है सर हुकूमत का, उसको सोचना नहीं चाहिए कि वो तर्जुमान नहीं। वो मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसी बात ऐसी की कि मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं यही कह सकता हूँ उसे गलती से कह दिया होगा। एजाजुल हक साहब, यहाँ आपको रोकूंगा, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। पाकिस्तान में एक बहुत ही अहम मसला है और वो है अदालती आइनी इस्लाहात, और इस सिलसिले में आपको उस मीटिंग में मदऊ किया गया था जहां आइनी इस्लाहात के ऊपर पार्लिमानी कमेटी डिस्कस कर रही है सर। एक तो ये कि सर उस मीटिंग की कुछ हमें दें ज़रा उसकी इंफॉर्मेशन कि क्या वहाँ पे डिस्कशन हुआ, और आप इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की तबाही में अदालतों के फैसलों ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है सर पाकिस्तान को, नो डाउट, इस पे शायद आप भी एग्री करें। तो अदालती इस्लाहात होना चाहिए। इस सिलसिले में आप कहां तक हैं, और दूसरा इस मीटिंग के बारे में थोड़ा हमें बताएं सर। देखिए, मैं शुरू से ये मीटिंग डॉक्टर साहब अटेंड कर रहा हूँ। असल में ये जो स्पेशल कमेटी बनी थी, ये बनी थी जबकि पार्लियामेंट के ऊपर वो हुआ था हमला कह लें उसको या जो भी कह लें, जब इनके लोगों को उठा कर ले गए थे PTI के जो पार्लियामेंट के अंदर छुपे हुए थे। उसके ये स्पीकर ने ये कमेटी बनाई थी। पर्पस था कि इंक्वायरी करवाने का, और पर्पस था कि उन लोगों को थोड़ा सा वो मतलब उनकी बेलें शेलें करवा दें और एक माहौल को बेहतर करने का। लेकिन क्योंकि वो कमेटी जो बनी उसमें रूल्स एंड प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंटेरियंस, ये 4 चीज़ें डाली गई थी। तो उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ज़्यादा ज़ोर पकड़ गई उसके अंदर। और उसी वक्त ये हो रहा था कि फिर वो जो ऑल पार्टीज़ जो 15 लोग उसके अंदर शामिल थे जो मेंबर थे, उसमें फिर बिलावल भुट्टो साहब भी आ गए, मौलाना फजल रहमान साहब भी आ गए, और वो एक हाई मैं कहता हूँ कि लेवल की कमेटी बन गई। उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं और सारी जमातों के रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर है। अब सेनेट की भी एज स्पेशल इन्वाइटी उधर डाल दिया।
अभी तक देखें बड़ा अभाम था वहाँ पे डॉक्टर साहब, मैं मतलब बड़ा खुल के बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज ये कहा भी वहाँ पर कि जी आप छोटी जमातों को समझ रहे हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, इसीलिए ये मसवदा जो है वो कह रहा है जी ये पीपल पार्टी का मसवदा है, ये JUIF का मसवदा है, ये हुकूमत का मसवदा है, PMLN का, हुकूमत का नहीं PMLN का मसवदा है। तो ये आपस में बातें कर रहे थे और मसवदा था ही कहीं नहीं। मतलब वो ब्रीफिंग दे रहे हैं मसवदे पे 1 घंटे की, लेकिन मसवदा है ही कोई नहीं। आज पहली दफ़ा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मसवदा पेश किया वहाँ और उन्होंने कहा ये पीपल्स पार्टी का मसवदा है, ये हुकूमत का नहीं है, ये PMLN का नहीं है, ये पीपल्स पार्टी का है। और JUIF का उन्होंने कहा कि अब ये भी एक मसवदा तैयार कर रहे हैं और हम दोनों अपने मसवदों को जो है वो इकट्ठा देखकर उसमें जो पॉइंट्स हैं जिन पे के एमिकेबली एग्री कर सकते हैं हम उनको इकट्ठा करके फिर हम जाएंगे PTI के पास, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश ये है कि कंसेंसस इवॉल्व किया जाए। सब इस बात पे मुत्तफिक हैं, बार्स भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आइनी इस्लाहत या अदालती इस्लाहत होनी चाहिए। आइनी अदालत बनने में भी कोई अभाम नहीं है, इंडिया के अंदर भी है, लेकिन उन्होंने बेंच बनाया हुआ है, आइनी बेंच बनाया हुआ है, जो सीनियर 5 उनके होते हैं जजेस, उनको वहाँ बैठाते हैं। लेकिन यहाँ पे इरादा ये है कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए जो सारा वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में ले लेती है और आम आदमी जो है वो सालों सड़ते रहते हैं, अपनी कैद पूरी कर लेते हैं, अपनी उम्र कैद पूरी कर लेते हैं। बेगुनाह लोग जो है वो 25-25 साल 26-26 साल जेल काट के बाहर निकलते हैं तो पता लगता है ये बेगुनाह थे, क्यों टाइम ही नहीं आता उनके पास। तो ज़्यादातर जो सुप्रीम कोर्ट का मामला चल रहा है वो आर्टिकल जो कि कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हैं उन पे चलता है। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बनाने में कोई अभाम नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है। लोगों ने कहा ये जी कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, उनको रिटायर होने दें फिर उसके बाद हम करेंगे। उन्होंने ख़ुद कह दिया जी मैं नहीं बनना चाहता और मेरा ख्याल है कि ये पर्सन स्पेसिफिक भी नहीं है। तो आज जब उन्होंने अपना मसवदा दिया पीपल्स पार्टी ने तो उसके बाद फिर हुकूमत ने भी एक मसवदा दिया और उस मसवदे में हुकूमत के मसवदे में हुकूमत ने जो मसवदा दिया, हुकूमत ने कहा कि हमने बार एसोसिएशंस को भी इनवाइट किया। तो उनके मसवदे में उन्होंने कहा ये हमारा प्रपोज़ल है और इसके साथ इस अमेंडमेंट पे ये बार एसोसिएशंस जो उनको मिलने के लिए आए थे ये उनका है। तो उन्होंने दोनों का मुआवजा करके उन्होंने कंपैरिजन करके सामने रखा। अब जो है वो कल भी मीटिंग बुलाई हुई है, लेकिन इस दौरान जो अब काम ये है कि पीपल्स पार्टी और JUIF ने बैठना है। JUIF भी कहते हैं हमारा मसवदा तकरीबन तैयार हो गया है, फिर उन्होंने दोनों मसवदों को देकर वे PTI से भी करना ताकि एक कंसेंसस इवॉल्व हो सके। मुझे नहीं लगता कि कंसेंसस होगा, क्योंकि जो PTI के मेंबर बैठे हुए कमेटी में उनके जहन में अगर होगा भी तो इवेंचुअली डिसीजन तो बानी PTI ने लेनी है ना। तो बानी PTI कहेंगे वो पहले ही बयान दे चुके कौन सी मीटिंग्स करके वो पहले ही बयान दे चुके हैं कि आईनी, हालांकि जब वो हुकूमत में थे तो आईनी अदालत के ऊपर उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग वो था। और सिर्फ भारत में नहीं सर, दुनिया में 85 ऐसे ममालिक हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट कॉमनवेल्थ के ममालिक में है, सारे कॉमनवेल्थ के ममालिक में है। 2 दर्जन से ज्यादा ममालिक हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग है, सुप्रीम कोर्ट अलग है। और जहां सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट साथ हैं वहां पर एक्सपर्टीज है यानी कॉन्स्टिट्यूशन के और दूसरे फैसले भी होते हैं। यहाँ तो 62,000 केसेस हैं और सुने ही नहीं जाते हैं। सर आखिरी सवाल है मेरा, उस पर जाऊंगा, 1-2 मिनट आपके पास है कि इमरान खान साहब का केस जो है वो आपका फौजी अदालत की तरफ जा रहा है, खासतौर पे 2 केस, एक 9 मई वाला और एक आपका जो जनरल फैज के साथ उनके आपके इत्तेहाद था और जनरल फैज कोर्ट मार्शल में है। तो सुनने में आया है कि इनके गठजोड़ से कई ऐसी चीज़ें हैं जो नेशनल इंटरेस्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ जाता है। तो आप क्या समझते हैं सर, ये इमरान खान का केस फौजी अदालत में चलना चाहिए? हालांकि माजी में इमरान खान के दौर में सिविलियन के काफ़ी ट्रायल हुए और इमरान खान इस बात के दाई थे कि गलत लोगों के केसेस को हमारी अदालतें सज़ा नहीं देती हैं तो फौजी अदालत में केस ज़रूर चले।
सर आपके पास एक 1.5 मिनट है। देखिए डॉक्टर साहब, ये अब एक मफरूज़ा है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना। हमें ये पता नहीं कि क्या क्या सबूत हैं और क्या उन सबूतों के तहत फ़ौजी अदालत में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। इस मुसवदे में भी फ़ौजी अदालतों का एक सनसेट कंडीशन के तहत लाना चाह रहे थे 1-2 साल के लिए, जिस तरह के APS स्कूल पे जब हमला हुआ था तो वो लेकर आए थे कि 2 साल बाद ये ख़त्म हो जाएंगी या साल बाद ये ख़त्म हो जाएंगी। इसमें भी ये लाना चाह रहे थे, लेकिन लोगों के जहन में ये आ रहा था जी कि इसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के जो हालात हैं बलूचिस्तान KPK में, और जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी के एहलकार जो शहीद हो रहे हैं और बड़े बड़े सीनियर अफसर शहीद हो रहे हैं, मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई चारा ही नहीं। जी एजाजुल हक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अहम और कीमती राय दी है इस मौके पे, जब पाकिस्तान इस वक्त एक मुआशी, सियासी, समाजी हर किस्म के बहरान को फेस कर रहा है। बेहतरीन राय आपने दी है, आईनी बहरान भी सामने है। आप कब किसी स्टेज पर तफसील से बात करेंगे। वक्त खत्म हुआ चाहता है नाज़रीन, डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।